Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video lecture on the topic of animal phyla. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने डिस्कस किए थे मल्टीपल फाइलम्स, जिनमें से थ्री जो थे यानी पोरिफ्रा, नाइडेरिया और उसके बाद जो प्लेटिहेलमिंथस था उसकी हमने डिटेल देखी थी और आपको एक होम असाइनमेंट दी गई थी साथ ही कि आपने जो है उसकी फ़्लो शीट बनानी है। और रीज़न उसका क्या था कि फ़्लो शीट बना के आपको जो उसमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्योंकि वो ऐड करने हैं, सो दैट्स वाई आपको याद करने में आसानी होगी। आज के लेक्चर के अंदर हम बाकी फाइलम्स में से कुछ डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे और सेम इसके साथ भी आपकी होम टास्क यही होगा कि आपने जो है एक होम असाइनमेंट जो है वो बनानी होगी। दैट वाज एंड ऑल्सो अ फ़्लो शीट, कि जिसमें आपने जो है फ़्लो शीट बनानी होगी एक फ़ाइलम की, सेम असाइनमेंट जैसे आपने पीछे भी बनाई थी। यानी जो भी फ़ाइलम आज हम पढ़ेंगे उन फ़ाइलम्स की आपने फ़्लो शीट बनानी होगी ताकि आपको ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपरेशन करने में आसानी हो। सो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर में हम चैप्टर 9 को डिस्कस कर रहे थे, एनिमल फाइलम्स को, जिसमें से हमने प्रीवियसली 3 फाइलम्स जो हैं डिस्कस किए थे। पोरिफेरा जैसे कि मैंने कहा, नाइडेरियन और प्लेटीहेलमिंथस। इसके बाद जो हमने डिस्कस करने हैं उनमें जो सबसे पहला फाइलम जहाँ पर हमारे पास मौजूद है दैट इज़ एस्कलमिंथीज़। इसकी जो प्रोनंसिएशन है उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। एस्कलमिंथीज़ इनको पढ़ा जाता है, राउंड वॉर्म्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो शेप होती है, अगर मैं वो आपको पहले दिखा दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये जो आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पर, ये इनकी शेप है कि बिल्कुल पूरी बॉडी ही इनकी, क्योंकि सर्कुलर मसल्स होती हैं जस्ट इनमें, तो पूरी बॉडी क्या है कि सर्कुलर शेप की नज़र आती है। लेकिन टिप्स अगर आप देखें यहाँ पर, यानी ये अगर आप टिप देख लें और ये टिप देख लें, सिमिलरली ये टिप देख लें या ये टिप देख लें, तो पॉइंटेड टिप्स होती हैं। तो बॉडी पूरी राउंड है, राउंड वॉर्म्स का है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनकी टिप्स जो हैं वो टैपर्ड होती हैं। दैट्स वाई हम इनको एस्कलमिंथीज़ यानी साइंटिफिकली और नॉर्मल एक कॉमन लैंग्वेज में हम इनको नाम देते हैं राउंड वॉर्म्स का। पहला पॉइंट हमारा है जनरल करेक्टरिस्टिक्स के हवाले से। ये ऑर्गेनिज़म्स फ्री लिविंग होते हैं, कुछ पैरासाइटिक स्पीशीज़ भी हैं जो फ्री लिविंग होंगे, वो सॉइल के अंदर या रूट्स में, या इसके अलावा एनिमल्स के मसल्स में रहेंगे, या इंटेस्टाइन्स के अंदर, जहाँ जो फ्री लिविंग होंगे वो सॉइल में, रूट्स में, या ह्यूमन जो है एरियाज़ के अराउंड रहेंगे। लेकिन जो पैरासाइट्स होंगे, पैरासाइट स्पेसिफिकली एनिमल मसल्स या इंटेस्टाइन्स के अंदर रहेंगे, स्पेसिफिकली स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ये इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। इसके अलावा अगर आप साइज़ की बात करते हैं तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लेस दैन 5 सेंटीमीटर से लेकर ग्रेटर देन 1 मीटर इन लेंथ, ठीक है, यानी स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट कितना है 5 सेंटीमीटर, लेस देन 5 सेंटीमीटर, और लार्जेस्ट जो है वो ग्रेटर देन 1 मीटर इनकी लेंथ होती है। बॉडी की अगर आप सिमेट्री की बात करते हैं, बायलेटरल सिमेट्री हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, बॉडी सिलेंड्रिकल है और टेपर्ड है। जैसे कि अभी हमने कहा है कि पूरी बॉडी सिलेंड्रिकल है लेकिन एंड्स जो हैं वो टेपरिंग हैं, सो दैट्स वाई हम इनको टेपर्ड एंड भी कहते हैं। मसल लेयर्स की जहाँ पर बात करें तो कोई कॉन्टीन्यूअस तो नहीं है, लेकिन 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर इनको डिवाइड किया जाता है। 2 जो है वो डॉर्सोलेटरल हो गए और 2 वेंट्रोलेटरल। अब यहाँ पर आप आपके माइंड के अंदर एक क्वेश्चन आएगा कि डॉर्सोलेटरल क्या मतलब और वेंट्रोलेटरल क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल अगर हमने ये कहा है कि ये जो है वो इस तरह से एक राउंड वॉर्म का स्ट्रक्चर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, सो डॉर्सोलेटरल का क्या मतलब है कि ये हो गया इसकी डॉर्सल साइड यानी बैक वाली साइड, और ये हो गई वेंट्रल साइड यानी बेली साइड। अब लेफ़्ट और राइट साइड जो होती है वो क्या हो जाती है, लेटरल हो जाती हैं, ठीक है। डॉर्सोलेटरल का मतलब ये है कि अगर आप लेफ़्ट या बैक वाली साइड की बात करते हैं तो डॉर्सोलेटरल हो गई, और वेंट्रोलेटरल का मतलब ये है कि राइट और जो आप इनका जो बेली रीजन है, वेंट्रल रीजन है, वहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो वो वेंट्रोलेटरल हो जाएगा, ठीक है। यानी बैकवर्ड से, यानी कि एक साइड और पीछे से बैकवर्ड, ठीक है। लेफ़्ट वाली भी हो सकती है, वो राइट वाली भी हो सकती है, या दूसरी साइड जो लेटरल साइड है और वेंट्रल साइड, ठीक है, वो लेफ़्ट भी हो सकती है और राइट वाली भी लेटरल आप कंसिडर कर सकते हैं। इसको हम डॉर्सोलेटरल या वेंट्रोलेटरल का नाम देते हैं।
बॉडी बेसिकली है सीडोसीलोम। अगर आपको याद हो तो जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने इनको एस्केलमेंथीज राउंड वॉर्म्स को सीडोसीलोमेट्स में पढ़ा था। ये डायोशियस होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इनकी इंटरनल होती है और ये इनके इंपॉर्टेंट जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी ये पूरी फाइलम के ऊपर जो है ये इम्प्लीमेंट होते हैं। सारे ऑर्गेनिजम्स इसी बॉडी स्ट्रक्चर या पैटर्न के बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें हमारा पॉइंट है दैट इज़ अबाउट एवोल्यूशनरी एडाप्टेशंस, यानी एवोल्यूशन के हवाले से लाइफ गुजारने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए इनमें कौन से अडेप्टेशन होती हैं, जिसको हम एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन कह रहे हैं। नंबर वन, डाइजेशन। इनमें कंप्लीट डाइजेशन है। डाइजेस्टिव ट्रैक ट्यूब लाइक होता है, एक तरफ माउथ मौजूद है यानी फूड की एंट्री के लिए, और एक एनस है जहाँ पे फूड एग्जिट करेगा या एक्सक्रीट करेगा। एक्सक्रीशन के लिए इनमें जो है प्रोटोनेफ्रिडियम मौजूद हैं। रेस्पायरेशन के लिए कोई ख़ास ऑर्गन नहीं है, सो रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट। डिफ्यूजन के थ्रू सारा प्रोसेस होगा। ट्रांसपोर्ट भी डिफ्यूजन के थ्रू होती है। अगर आप नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, सो रिंग ऑफ नर्वस टिश्यूज़ एंड गैंग्लिया ये कहाँ पर मौजूद है, फेरिंग्स में। और वहाँ से लॉन्गिट्यूडल नर्व कॉर्ड्स होती हैं जो कनेक्टेड होती हैं बाय ट्रांसवर्स नर्व। किस तरह से, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं कि ये जो बॉडी है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है, कि ये एक राउंड वॉर्म की है। हम कह रहे हैं फेरिंग्स, अगर ये उसका जो है माउथ रीजन है, ठीक है, ये वाला क्या है उसका माउथ रीजन है। या अगर थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं तो हमने कहा कि ये वाला जो है क्या है, इसका माउथ रीजन है, ठीक है। फेरिंग्स थोड़ा सा माउथ से करीब होती है। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये फेरिंग्स का रीजन है, तो हमने क्या बात की है कि गैंग्लिया मौजूद होता है, रिंग ऑफ नर्वस टिश्यूज़, और गैंग्लिया कहाँ है, फेरिंग्स के अराउंड। यानी यहाँ पर जो है गैंग्लिया मौजूद है नियर द फेरिंग्स रीजन, जिसने इसको सराउंड किया हुआ है, ठीक है। वहाँ से दो लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स, ये एक हो गए लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब अलोंग द लेंथ ऑफ बॉडी, और ये दूसरी लॉन्गिट्यूडनल इस तरह से हो गई। ये पूरी बॉडी में अब रन करेगा यहाँ से, ठीक है। और एक दूसरे के साथ ये कैसे कनेक्टेड है, ट्रांसवर्स से, इस तरह से, यानी एक दूसरे से ये इस तरह से कनेक्टेड हैं। तो ये पूरे का पूरा जो है नर्व नेटवर्क इस तरह से इनकी बॉडी में होता है कि ये फेरेंजियल रिंग हो गया, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, लॉन्गिट्यूडनल। हमारे पास जो है ये दोनों ब्लू वाली जो हैं ये नर्व कॉर्ड्स हो गई, और ये क्या है, ट्रांसवर्स नर्व कॉर्ड है जिसने एक दूसरे को कनेक्ट किया हुआ है। अगर यहाँ से हम फर्दर बात करते हैं कि किस तरह से जो है ये आगे ट्रांसपोर्ट करेंगी, तो ये इसी तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। ये इनकी एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस हैं। फिर एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन के बाद अगेन मैंने ये इस वजह से शो किया है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये स्मॉल से होती हैं। इनमें पिन वॉर्म है जिसको हम नाम देते हैं एंट्रोपिस वर्मिक्यूलरिस, और एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड जो है जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन वॉर्म कहते हैं, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। पिन वॉर्म का साइंटिफिक नेम, या साइंटिफिक नेम देकर आपसे पूछ सकते हैं कि इसका कॉमन नेम क्या है, ठीक है। सो आपको याद रखना है कि एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड जो है ये क्या होता है, इसका स्मॉल इंटेस्टाइन वॉर्म है, और पिन वॉर्म या एंट्रोबिस वर्मिकुलरिस जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन क्रिएट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इनकी इम्पोर्टेंस के ऊपर। इम्पोर्टेंस कैसे, ये मैंने मेंशन भी कर दिए हैं कि एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पैरासाइट के तौर पे काम करता है। वहाँ बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज करेगा तो वहाँ जो है इन्फेक्शन क्रिएट हो जाती है। और एंट्रोबियस वर्मिक्यूलरिस जो होता है ये पैरासाइट है, कहाँ पे हो सकता है, कोलोन में हो सकता है, सीकम में हो सकता है, अपेंडिक्स में हो सकता है। तो अपेंडिक्स की पेन कॉज कर सकता है समटाइम्स, या इंसोमिना यानी जो नींद नहीं आती, पेन की वजह से जो है बेसिकली इनको इंसोमिना हो जाता है कि इनको नींद नहीं आती। लॉस ऑफ एपिटाइट ऑब्वियसली कि जब इतनी पेन में बॉडी होती है, सो हरगिज़ यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है कि किसी किस्म का कोई इनको जो है वो कंडीशन भूख प्यास की लगे। यहाँ पे आपको टास्क नज़र आ रहा होगा कि इसकी आपने फ्लो शीट डायग्राम बनानी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रीवियस लेक्चर में नाइडेरियन की मैंने आपको बना के दिखाई थी, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कैसे आपने टास्क अपना कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक फाइलम जो है वो कंप्लीट होता है, यहाँ से एसोसिएटेड कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता एस्केलमेंथीज फाइलम से। लेकिन मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ कि ये टॉपिक एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपने इस फाइलम की फ़्लो शीट लाजमी बनानी है और उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, ताकि अगर आपको एमसीक्यू यहाँ से पेपर में गिवन होते हैं सो आप इजीली उनको अटेम्प्ट कर सकें।
नेक्स्ट है जी हमारे पास फाइलम मोलस्का। मोलस्का की जहाँ तक बात है, हम इनकी अगर बात करते हैं तो पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ एग्जांपल्स, जैसे आपने देखी हुई भी होंगी कार्टून्स वगैरह में। जैसे ये नॉटलस हो गया, ये ऑक्टोपस हो गया, ठीक है, ये मैरीन सॉरी फ्रेश वाटर मसल है, ये गार्डन स्नेल है। ये सारे एग्जांपल्स हैं मोलस्क की, और इनमें से मैरीन स्पीशीज़ जो हैं ये दोनों आपको नज़र आ रही हैं ऊपर वाले, ये मैरीन है, ये फ्रेश वाटर है, और ये क्या होता है कि ये लैंड पर मौजूद है। ठीक है जी, अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो हम एक बार डिस्कस करते हैं कि मोलस्का के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या होते हैं। बेसिकली जो मोलस्क हैं ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो सेसाइल भी हैं, यानी मूवमेंट नहीं करते। ये आपको फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, जैसे अभी मसल की बात हुई, मैरीन में भी होगा, जैसे कि नॉटलस है, कटल फिश है, ऑक्टोपस है, जाइंट स्क्विड आपने सुना होगा, ठीक है। लैंड इन्वायरमेंट के ऊपर जो है गार्डन स्नेल हो गया या स्लग्स हो गए, तो ये मौजूद होती हैं। बायलेटरल सिमेट्रिकल हैं, इसके अलावा ट्रिप्लोब्लास्टिक और सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, यानी सीलोम इनके अंदर मौजूद है बाकायदा से। बॉडी सॉफ्ट होती है बहुत ज़्यादा और अनसेगमेंटेड है, यानी क्लियर बॉडी है, आपको कोई सेगमेंट नज़र नहीं आएगा। इसके अलावा अगर आप बॉडी की डिवीज़न की बात करते हैं, जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, कि बॉडी को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हेड, फुट और विसरल रीजन, जिसके अंदर मौजूद है सारी विसरल मैस। अब कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझा देती हूँ कि ये आपको जो नज़र आ रहा है ना, ये इसका हेड रीजन है, ठीक है, स्नेल का, और ये सारा इसका क्या है, फुट रीजन। अब ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो हमने इस हेड को और इस फुट को कंबाइन करके कह दिया हेड फुट, और ये जो आपको ऊपर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसको हमने नाम क्या दिया है, विसरल मैस का। बेसिकली ये तो क्या होता है कि ये तो शेल है ना, शेल के अंदर की हम बात कर रहे हैं कि ये विसरल मैस है, ठीक है जी। अब सेम यही चीज़ बाकियों पर भी इम्प्लीमेंट होगी। ये जो होता है ये हेड रीजन है, और ये सारा क्या है कि ये आगे इसके साथ जो है ना मस्कुलर, ये सारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है ये फुट होता है इसके साथ कंबाइन है, तो हेड फुट यहाँ पे हो गया। ये हेड रीजन है, ये आप देख सकते हैं टेंटिकल्स फुट के तौर पे यूज़ की जाती हैं, तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है क्योंकि हेड के साथ, तो ये भी हेड फुट हो गया। यहाँ मसल की केस में भी सेम यही कंडीशन है, दैट्स वाई हम कहते हैं हेड फुट और विसरल मैस दरम्यान में आ जाता है जी। ठीक है, इसके अलावा मेंटल लेयर जो आपको बाहर नज़र आ रहा था, शेल बेसिकली उसी लेयर से बना होता है कि बॉडी की, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं कि अगर ये स्नेल है, ठीक है, ये लेयर है एक शेल की, लेकिन आप अगर कंसिडर करें तो ये क्या है कि ये उसकी पूरी एक स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं कि ये क्या है, ऊपर उसका हेड रीजन अगर आप कंसिडर करते हैं ये उसका फुट रीजन है। और अगर हम सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर में बेसिकली लेट्स से फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर, ठीक है, ये जो रीजन है यहाँ पर क्या मौजूद होगा कि विसरल मैस सारा जो है वो मौजूद होगा। तो ये जो इंटरनल लाइनिंग आपको नज़र आ रही है, ये सारी जो मतलब लेयर नज़र आ रही है, इसको हम नाम दे रहे हैं, ये क्या है, मेंटल लेयर। अब ये ऊपर क्या सेक्रीट करेगा, ये ऊपर शेल सेक्रीट करेगा इस तरह से, जिसको हम नाम देते हैं मेंटल शेल का। इसकी 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है, इस तरह से 3 लेयर्स बनी होती हैं, ये 1 और ये 1, ये 2 और ये 3 लेयर्स होती हैं। और ये कौन सी थी, ये मेंटल लेयर थी जो इसको रिलीज़ कर रही थी। तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं कि शेल की अपनी कितनी लेयर्स होती हैं, 3, लेकिन जो बॉडी की लेयर होती है जिनके साथ कनेक्टेड है उसको हम कह रहे हैं मेंटल लेयर, जो शेल रिलीज़ करती है। अब अगर हम शेल की बात करते हैं तो शेल 3 तरह से हो सकता है कि शेल जो है वो या तो एक्सटर्नल हो सकता है, ठीक है, स्नेल में फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा। इंटरनल होता है कटल फिश के अंदर, जैसे कटल फिश की अगर आप बात करते हैं ना, सो कटल फिश जो है उसके अंदर इंटरनल शेल होता है। ऑक्टोपस की बात करें तो ऑक्टोपस में तो कोई शेल होता ही नहीं है, यानी आपको यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगी, एक्सटर्नल, इंटरनल और नो शेल की, ठीक है। इसके अलावा माउथ कैविटी में रेड्यूला मौजूद है। रेड्यूला क्या होता है, इसको रेस्पिंग, RASPING, रेस्पिंग ऑर्गन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जेन का एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो जस्ट लाइक टंग काम करता है। अब ये जस्ट लाइक टंग एक मस्कुलर स्ट्रक्चर इनका मौजूद है, इसके ऊपर ना इस तरह से क्या होता है कि स्ट्रक्चर मौजूद होता है पूरे का पूरा, यानी इंटरकनेक्टेड है, और इस तरह से ऐसा लगता है कि ज़बान के ऊपर इसको जो है कांटे जो है ना लगे हुए हैं। तो ये क्या चीज़ होती है, यही एक रेस्पिंग ऑर्गन है रेड्यूला। ये कोई भी फूड होता है जो इसके अंदर भेजा जाता है तो उसको ये स्क्रैप करता रहता है, छीलता रहता है, और वहाँ से न्यूट्रिएंट जो है वो लेता रहता है। सो दैट्स वाई हम इसको वहाँ से रेस्पिंग ऑर्गन रेड्यूला कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिलोम में साइनसेस मौजूद है, यानी सिलोम बाकायदा जो छोटी छोटी साइनसेस बनाती है। भला कहाँ पे बनाती है, इनकी जो होती है ना
फेरेंक्स रीजन के अराउंड इनका जो ऑलमोस्ट जिसको हम जो है मेंटल कैविटी के साथ साथ वाला रीजन कहते हैं वहाँ पे, और जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके अराउंड 3 साइनसेस बनती हैं। खैर इतना ये इसमें डिटेल में नहीं है, लेकिन आपने याद रखना है कि साइनस का मतलब है एक कैविटी जो एक फिक्स्ड रीजन के अराउंड होती है जिसमें सिलोमिक फ्लूइड होता है, ठीक है। इसके अलावा डायोशियस ऑर्गेनिज्म है, लार्वा जो है इनका ट्रोकोफोर लार्वा होता है, हमने पहले भी बात की थी लेक्चर 1 में प्रोटोस्टॉम में, कि ट्रोकोफोर की शेप बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे एक छोटे से लट्टू की शेप होती है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि ट्रोकोफोर लार्वा जो है ये होता है। एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं, स्नेल, स्लग, ठीक है। इसके अलावा ऑयस्टर हैं जिनसे पर्ल बनते हैं, और इसके अलावा कटल फिश है, इसके अलावा ऑक्टोपस है, जाइंट स्क्विड है, नॉटलस है। तो ये सारी एग्जांपल्स आती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एमसीक्यू के हवाले से। इसके अलावा एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरनल शेल किस में है या एक्सटर्नल शेल किस में है, या ऐसा कौन सा मोलस्क है जिसमें शेल एब्सेंट होते हैं, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी लेयर होती है जो शेल को रिलीज़ करती है, या बॉडी को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। या इनमें माउथ कैविटी में कौन सा ख़ास ऑर्गन होता है, या ये भी पूछा जा सकता है कि लार्वा की कौन सी शेप होती है। सो ये आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। सो आपने बिल्कुल ऐसे ही इनको पॉइंट्स की फॉर्म में याद करना है। बेटर तो ये है कि आप लेक्चर एज इट इज़ नोट कर लिया करें ताकि आपको आसानी हो इन पॉइंट्स को दोबारा से याद करने में, और बुक से आपको कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगी होपफुली। ये एग्जांपल्स हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी। अब आ जाते हैं डायरेक्टली इनकी एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस पर। डाइजेशन कंप्लीट है लेकिन कॉम्प्लेक्स भी है। रेस्पिंग ऑर्गन रेड्यूला है, हमने बात कर ली है कि ये किस तरह से स्क्रैप करता रहता है फूड को और वहाँ से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो है वो बॉडी में भेजता रहता है। एम्पटी किस तरह से हो सकता है, मेंटल कैविटी एनस के थ्रू एक्सटर्नली बाहर एम्पटी होती है। रेस्पिरेशन के लिए गिल्स मौजूद होते हैं एक्वेटिक स्पीशीज़ के अंदर। बेसिकली गिल्स नहीं होते लेकिन बॉडी की जो लेमेलाए होते हैं यानी जो लेयर्स होती हैं वो इस तरह से अरेंज होती हैं कि यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल पानी गुजर रहा है तो यहाँ से इनका सिलों में फ्लूइड गुजर रहा होता है, तो गैशियस एक्सचेंज इस तरह से होती है, या इस तरह से वेस्ट बाहर की तरफ जाता है इस तरफ और गैसेस इस तरफ आती हैं। सो हम इस वजह से कहते हैं कि रेस्पिरेशन जो है ये इक्वेटिक में जो है गिल्स के थ्रू होती है। सेम यही कंडीशन होती है लेकिन उनको हम लंग्स कह रहे होते हैं स्नेल में, मेंटल और कुछ में यानी कि मेंटल और जनरल बॉडी सरफेस से भी होती है। ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसको हार्ट कहते हैं, और इनमें ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती हैं। लेकिन आपने ये नहीं सोचना कि स्नेल के अंदर कहाँ से ये हार्ट और ब्लड वेसल आ गए, वो तो छोटा सा होता है, या वो तो इनवर्टिब्रेट है तो उसमें ये कैसे ऑर्गन आ गया। तो बेसिकली इनमें ना होता ये है कि एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसने इनके सिलोमिक फ्लूइड को पंप करना होता है। सो दैट्स वाई इसको हम हार्ट कहते हैं। और जो सिलोम की जो स्मॉल वेसल्स होती हैं जिनमें फ्लूइड मौजूद होता है तो उस वजह से हम इसको ब्लड वेसल कहते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर वैसे ही हैं अपीयरेंस में और फंक्शनिंग भी वही कर रहे हैं। सो दैट्स वाई हमने ये नाम दिया है। अदरवाइज़ आपको क्लियर होना चाहिए कि इनमें कोई भी हर्ट या ब्लड वाली कोई चीज़ नहीं होती, ये याद रखना है आपने, ठीक है। एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो इनमें मेटानेफ्रिडिया हो सकता है जो बॉडी के अंदर ही ओपन होता है, ओपन इनटू द कैविटी। प्रोटोनेफ्रिडिया और मेटानेफ्रिडिया जो मेनली हैं वो हमने, जैसे मैंने आपको बताया था कि पार्ट 2 में इनका क्योंकि रोल है तो हमने एक्सक्रीशन का वहाँ पे डिटेल पढ़नी है। लेकिन आप याद रखें कि जो इनिशियल टाइप थी वो प्रोटोनेफ्रिडिया था, जो बॉडी से फ्लेम सेल्स के यानी जो सिलिया थे उनकी मदद से फ्लूइड लेता है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं। जस्ट बॉडी के बाहर उसकी एक छोटी सी ओपनिंग थी नेफ्रोस्टोम, जो कि बॉडी के बाहर रिलीज़ होती थी। लेकिन नेफ्रिडिया मेटानेफ्रिडिया की ख़ास बात ये है कि अंदर भी इसकी एक ओपनिंग होती है बॉडी में, और जो है ये कैनाल जब बाहर ओपन होती है यानी यहाँ से आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक ओपनिंग हो गई जिससे जो है ना वेस्ट अंदर एंटर होता है, यानी यहाँ से जो है सॉरी फ्लूइड जो एंटर होगा। और लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर यहाँ पर हम कह रहे हैं कि बॉडी इस तरह से टिल्ट हो रही है और ये जो स्ट्रक्चर है वो भी इस तरह से टिल्ट हो रहा है, और लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये आउटसाइड है तो ये इस तरह से जो है आउटसाइड में क्या होगा कि ये आउटसाइड से जाके एक्सक्रीशन कर देगा। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इसकी एक तो ये वाली अंदर जो है बॉडी के अंदर वाली ओपनिंग है,
ठीक है, कि बॉडी के अंदर ये ओपनिंग है जिससे फ्लूइड इसमें जाएगा और यहाँ से जो है सारी सर्कुलेशन जो न्यूट्रिशन वगैरह एब्जॉर्ब होगा, और एक बाहर की ओपनिंग होती है जो इसको एक्सक्रीट करवाती है वेस्ट को। सो प्रोटोनेफ्रिडिया में सिर्फ एक्सटर्नल ओपनिंग होती है एक्सक्रीशन के लिए, लेकिन मेटानेफ्रिडिया में क्या है कि इंटरनल ओपनिंग भी होती है जो रिसीव करती है और एक्सटर्नल ओपनिंग भी होती है जो कि वेस्ट को बाहर भेजती है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो पेयर्ड सेरेब्रल यानी नियर द हेड रीजन, प्लूरल यानी इनके जो यही लेमेलाए हैं इनके करीब जो होती है ना ये मौजूद होती है। प्लूरल बेसिकली क्यों कहते हैं, देखें रेस्पायरेशन जो होती है ना, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस टर्म को समझाने के लिए जस्ट एन एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हम अपनी बात करते हैं ना ह्यूमंस की, तो वो मेम्ब्रेन जो हमारे लंग्स को कवर करती है ना, उसको हम नाम देते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, या प्लूरा भी कहा जाता है सिर्फ, ठीक है। सो इनके अंदर क्योंकि गिल्स ये काम करें, गैशियस एक्सचेंज का, लंग्स ये काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर बेसिकली जो गैंग्लिया मौजूद होगा उसको प्लूरल गैंग्लिया कहते हैं, ठीक है। पेडल जो नियर द फुट मौजूद होगा, विसरल जो डाइजेस्टिव ऑर्गन के करीब होगा, सो ये गैंग्लिया होते हैं और उनमें नर्व कॉर्ड्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो एक बॉडी है ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, और हमने ये कहा है कि ये सेरेब्रल गैंग्लिया हो गया, ठीक है, और ये गैंग्लिया क्या है नियर द, हम कहते हैं कि ये इसका रीजन आप कंसिडर कर लें कि ये कौन सा रीजन हो गया इसका, प्लूरल, ठीक है, यानी ये गिल्स या लंग्स का रीजन है, लेमेलर वाला रीजन है। और फिर उसके बाद क्या है, ये विसरल हो गया सारा, और फिर ये बिल्कुल पैडल हो गया। अब ये गैंग्लिया हो गए, फिर एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं, ये नर्व कॉर्ड के थ्रू। यानी नर्व कॉर्ड अब कैसे वर्किंग कर रही है कि ये यहाँ तक मैसेज लेके आ रहा है, ये यहाँ मैसेज ट्रांसफ़र कर रहा है, फिर ये यहाँ मैसेज ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ये तो नर्व कॉर्ड्स हो गई, ये सेरेब्रल गैंग्लिया है, ये यहाँ पे प्लूरल गैंग्लिया हो गया, ये क्या है विसरल, और ये क्या है पैडल गैंग्लिया। सो इस तरह से बॉडी जो है सारी की सारी बॉडीज़ की कोऑर्डिनेशन के अंदर जो है ना ये इन्वॉल्व होती है। सो दैट्स वाई हमने ऐसा अरेंजमेंट को नाम दिया है। होपफुली कि आपको इसके अडेप्टेशन समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट जो इस टॉपिक का हमारे पास मोलस्क का लास्ट पॉइंट है वो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। शेल की अगर आप बात करते हैं, शेल ऑफ फ्रेश वाटर मसल्स जो हैं बेसिकली वो बटन्स के लिए यूज़ होते हैं या ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। और अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो जो अफ्रीकन लोग होते हैं ना, या ऐसे लोग जो ओशन यानी समुद्र के करीब होते हैं, तो उन लोगों ने तो बाकायदा ज्वेलरी भी बनाई होती है पर्ल्स वगैरह से, या फिर हम कहते हैं कि ये मसल्स के जो शेल्स होते हैं वहाँ से, क्योंकि ये बटन और ऑर्नामेंट्स के तौर पे अराउंड द ग्लोब यानी पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं काम्स की और इसके अलावा ऑयस्टर की, मसल्स की, तो ये फूड के तौर पर भी यूज़ होते हैं फार ईस्ट में, यूरोप में और अमेरिका में। अच्छा, ये जो वर्ड है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला वर्ड, इसको कुछ लोग क्लैम्स पढ़ते हैं, कुछ लोग काम्स पढ़ते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी आप पढ़ सकते हैं, दोनों टर्मिनोलॉजीज़ ठीक हैं, लेकिन स्पेलिंग याद रखने हैं कि CLAMS जो है इसको आप काम्स पढ़ते हैं या क्लैम्स भी पढ़ा जाता है। सो इसके अलावा ऑयस्टर की बात करें तो ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वो पर्ल बनाता है। स्लग्स की बात करते हैं, इंजूरियस टू गार्डन्स और कल्टीवेशन है क्योंकि चीज़ें ख़राब करते हैं। अच्छा जी, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा यहाँ पे MCQ पड़ा है जो बहुत ज़्यादा रिपीट होता है वो यहाँ से है टोरिडो। टोरिडो जो है इसको शिप फॉर्म कहा जाता है, कॉमन नेम शिप फॉर्म है और साइंटिफिक नेम टोरिडो है। ये डिस्ट्रॉय कर देता है वुडन पार्ट ऑफ शिप के, यानी कश्ती का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना वो सारा ये डिस्ट्रॉय कर देता है क्योंकि उस पर ये फीड करता है, उसको स्क्रैप करता रहता है। इसके अलावा एक तो आपने यहाँ से एक बनानी है फ्लो शीट, दूसरा आपको यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा आता है 3 मार्क्स का, राइट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मोलस्क, जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है, राइट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मोलस्क। तो आपने ये सारे पॉइंट्स बताने हैं, कैसे बताएंगे, यूजेस इन बटन एंड ऑर्नामेंट्स, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयस्टर्स, ठीक है, सोर्सेज ऑफ फूड। फिर आप जब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बता रहे हैं तो हम पॉजिटिव भी बताते हैं तो नेगेटिव भी साथ में बताते हैं। फिर आपने क्या बताना है, डिस्ट्रक्शन टू शिप्स, और इसमें ये मतलब आपकी माइनर हेडिंग्स हो जाएंगी 4 और आप इस तरह से इसको मेंशन कर लेंगे। अगर आप प्रॉपरली पॉइंट्स मेंशन करते हैं और जैसे स्लग की भी हैं, प्रॉपरली पॉइंट्स मेंशन करके अगर आप लिखते हैं एक सीक्वेंस के अंदर उस पॉइंट्स को, तो उससे क्या होता है कि मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपके मार्क्स की रिडक्शन कम होगी और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। दैट वाज अबाउट द मोलस्क। आई होप सो कि आपको इनकी अच्छी समझ आई होगी।
क्योंकि ये टॉपिक जितने भी हम पढ़ रहे हैं एनिमेलिया के अंदर, ये सारे आपने शॉर्ट के लिए करने हैं। सो दैट्स वाई हम 2 या 3 फाइल हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि आसान से हैं, जस्ट आपने इसको रीड आउट करना है, बेसिक समझनी है और इसके अलावा एमसीक्यूज़ प्रिपरेशन करनी है। साथ ही साथ जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताएं, जस्ट आप यही प्रिपेयर कर लें, फ़्लो शीट अच्छे से याद कर लें। सो होप सो कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे पेपर में से, ठीक है। लास्ट पॉइंट इस लेक्चर का दैट इज़ अबाउट एनिलिड्स। अच्छा जी, एनिलिड्स को स्टार्ट करने से पहले हम पहले ज़रा डायग्राम्स वगैरह देख लेते हैं, ताकि आपके माइंड में एक थोड़ा सा स्केच बन जाए कि हम किन के बारे में बात कर रहे हैं। सो एनिलिड्स की जहाँ तक बात है, तो ये आता है अर्थवॉर्म, जिसका साइंटिफिक नेम आपको ये नज़र आ रहा है, जीनस नेम फेरिटीमिया। फेरिटीमा जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है। फेरिटीमा, या आपसे पूछा जा सकता है अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम क्या है, फेरिटीमा, या आपसे ये पूछा जा सकता है फेरिटीमा इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ। तो आपको ये आना चाहिए, ये अर्थवॉर्म है। अगर आपका आप इसका माउथ रीजन देखते हैं, तो ये क्या है, प्रोस्टोमियम, यानी माउथ से पहले एक पायरिसिंग ऑर्गन होता है, नोकीला ऑर्गन है, जो कि इसको मट्टी को खोदने में और बिल बनाने के अंदर, यानी जो बरोज बनाते हैं, उसमें हेल्प करता है। क्लाइटेलम का रोल इसकी रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटाई मूवमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेरीज़, नेरीज़ क्या है, ये पोलीकीट इनकी एक क्लास होती है, उसका इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव और एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के आपको एग्जांपल आती है कि नेरीज़ क्या है, तो ये पोलीकीट्स की एग्जांपल में अभी हम पढ़ेंगे डिटेल, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें और अर्थवॉर्म में क्या फ़र्क है, नेरीज़ में बहुत ज़्यादा सिटाए होते हैं, और इसका अगर आप देखें प्रोस्टोमियम डिफरेंट है, लेकिन अर्थवॉर्म का प्रोस्टोमियम डिफरेंट है, ठीक है। और ये मेरीन ऑर्गेनिज्म है। अर्थवॉर्म आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये लैंड के ऊपर रहता है, और इसके अलावा इनके स्ट्रक्चर तो आपको विजिबल हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे लिए यहाँ पे जो कंसर्न के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो थर्ड है लीच। लीच जिसको जोंक भी कहते हैं, जो कि ह्यूमन पैरासाइट के तौर पे काम करता है, ब्लड को जो है फीड करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरासाइट है, ठीक है। क्योंकि ये जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस तरह से, तो ह्यूमन पैरासाइट भी कंसिडर इनको किया जाता है, और अभी हम इन सब की डिटेल्स देख लेते हैं। सो होपफुली आपको पॉइंट सारे क्लियर हो जाएंगे। एनिलिड्स की अगर हम बात करते हैं, सेगमेंटेड वॉर्म्स, जैसे आपने बॉडी देखी है, तो बॉडी जो थी तीनों की ही जो होती है, वो अर्थवॉर्म और नेरीज़ की जो होती है वो सेगमेंटेड होती है। सो दैट्स हम इनको सेगमेंटेड वॉर्म्स कहते हैं। फिर जनरल करेक्टरिस्टिक्स, वही बात, बॉडीज़ डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, और इसके अलावा इनमें में जो फ्री लिविंग है, दैट इज़ अर्थफॉर्म। मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब ये होता है कि हर एक सेगमेंट जो है वो अपना काम जो है ना, वो अच्छी तरह से कर सकता है, यानी इसको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। हर सेगमेंट जो है वो अपने लिए पोटेंशियल रखता है कि वो अपने सारे काम बेहतर तरीके से कर सके, तो हम इसको मेटामेरिकली सेगमेंटेड कहते हैं, ठीक है। सीलोम इनकी सेपरेटेड होती है डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के अंदर, ठीक है। इसके साथ दूसरी तरफ देखते हैं, तो वही बात सेगमेंटेड वॉर्म्स की ही हो गई। एक्टोपैरासाइट्स हमने बात की है। एक्टोपैरासाइट कैसे कि बॉडी के ऊपर रह के जो है वहाँ से ब्लड वगैरह लेना, तो लीच उसमें आती है। ये कहाँ पे मिलते हैं, सॉइल में अर्थवॉर्म, फ्रेश वाटर में बहुत सारी एग्जांपल हैं ओलिगोकीट्स की, और मेरीन में तो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव है नेरीज़। ये सीलोमेट्स हैं, क्योंकि इनमें सीलोमिक फ्लूइड मौजूद है, सीलोम बाकायदा मौजूद है, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं। अगेन मैं आपको बता दूं, जहाँ कहीं भी आपको इन इनवर्टिब्रेट्स में, जहाँ इन फाइलम के अंदर ये चीज़ स्टेटमेंट मिले कि सीलोम जो है ये सेपरेटेड है कंपार्टमेंट्स में, तो आपने ये याद रखना है कि एक सीलोम तो सराउंड करती है इनके उस लेमेलर रीजन को, जो गैशियस एक्सचेंज या रेस्पायरेशन करार होता है, ठीक हो गया। नंबर 2, एक जो कैविटी होगी वो सराउंड करेगी इनके गोनेट्स को, ठीक है, यानी गैमीट का जो रीजन है गोनेट्स को। नंबर 3 कि एक जो इनकी सीलोम होगी वो कवर करेगी विसरल ऑर्गन्स को, ठीक है। कि 3 सीलोम्स होती हैं, जहाँ भी आपको पता चले या आप पढ़ते हैं कि यहाँ पे सीलोम कंपार्टमेंट्स में, तो 3 सीलोमिक साइनस या कंपार्टमेंट्स होती हैं। एक कहाँ पर होता है, एक इनकी रेस्पायरेशन के लिए लेमेलर रीजन को, यानी गिल्स या इनके लुक लाइक लंग्स को जो है करेगा कवर, एक इनके विसरल रीजन्स को करेगा कवर, और एक इसको करेगा इनके गॉनर्स को करेगा। सो GVR से आप याद रख सकते हैं, गॉनर्स, विसरल रीजन एंड रेस्पायरेटरी रीजन्स, ठीक है।
GVR से आप याद रख सकते हैं कि इनमें जो है 3 तरह के हम कहते हैं कि रीजन्स होते हैं। सो आपने इसको अच्छे से याद रखना है। फिर उसके बाद आ जाते हैं बॉडी की मसल्स के ऊपर। सो मसल्स की जहाँ तक बात है तो इनमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल क्या होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ऑर्गेनिज़्म है, ठीक है, अर्थवर्म फॉर एग्ज़ाम्पल। लॉन्गिट्यूडनल, व्हाट आई मीन बाय लॉन्गिट्यूडनल? अलोंग द लेंथ, इस तरह से। एंड व्हाट डू आई मीन बाय सर्कुलर, कि इस तरह से जो है वो पूरी बॉडी के अराउंड होंगे। सो इसको हम कह रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल या सर्कुलर हैं। तो ये किस में हेल्प करता है? ये इसको कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक आपको वर्ड नज़र आ रहा है पैरापोडिया। ये क्या चीज़ होती है? पैरा का मतलब है बिसाइड, साथ वाला। पोडिया का मतलब है फुट। पैरापोडिया का मतलब ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि ये नेरीज़ है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से जो है स्ट्रक्चर नज़र आ रहे होंगे। अभी मैं दोबारा डायग्राम आपको दिखा के प्रोमिनेंट भी कर देती हूँ, इस तरह से, जो इनको क्रीपिंग में हेल्प करते हैं। अब वैसे तो ये पूरी बॉडी के ऊपर थाउजेंड्स में हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्यों गैप से बनाए हैं ताकि आपको मैं समझा सकूँ कि हम इन चीज़ों को नाम दे रहे हैं कि ये पैरापोडिया है, जो कि फुट के साथ का स्ट्रक्चर होता है, जो इसको क्रीप करने में यानी क्रॉल क्रीप करने में, रिंगनी के अंदर मदद देता है। ठीक है। इसके अलावा ऑर्गन, इनके साथ क्या चीज़ होती है? ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, काइटिनस स्ट्रक्चर है, जिसको काइटी भी पढ़ा जाता है, सीटा या सीटाए भी पढ़ा जाता है। ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं ये। काइटिनस लोकोमोटरी स्ट्रक्चर का काइटी या सीटाए पैरापोडिया जो नेरीज में होती हैं। इसके अलावा जो मैंने GVR आपको बताया है वो आपने याद रखना है, गोनेड्स और विसरल रीजन और रेस्पिरेटरी रीजन। ठीक है, GVR वो बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के हवाले से। रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल होते हैं हर्मेफ्रोडाइट, अर्थफॉर्म हर्मेफ्रोडाइट है, लीच भी हर्मेफ्रोडाइट है, यानी कि ये क्या है होती हैं? मोनोशियस हर्मेफ्रोडाइट। डायोशियस जो है वो नेरीज़ हैं, तो यहाँ पे मेल नेरीज़ और फीमेल नेरीज़ भी होती है। रीजनरेशन कॉमन है, इंपॉर्टेंट MCQ। ठीक है। और डेवलपमेंट इनकी ट्रोकोफोर लार्वा के थ्रू होती है। और इसके अलावा एग्जांपल्स में आपको नेरीज़ मिलते हैं, इसके अलावा अर्थवॉर्म मिलता है, इसके अलावा क्या है कि लीचेस मिलते हैं। ये हमारे पास हो गए जनरल करेक्टरिस्टिक्स सारे। होपफुली कि आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस एनी कन्फ्यूजन होती है आपको, थोड़ा सा पीछे करके लेक्चर को आप दोबारा सुन लेंगे तो आपको सारे पॉइंट अगेन क्लियर हो जाएंगे। सो यहाँ पे हमने कहा था कि हम पैरापोडिया को अगेन देखेंगे। ये जो आपको बिल्कुल बाल की तरह के स्ट्रक्चर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ना, ठीक है, तो ये क्या चीज़ होती है? ये बेसिकली हम इसको पैरापोडिया कह रहे हैं। लेट्स से कि अगर मैं थोड़ा-सा इसको जो है ना जो स्क्रीन है उसको कोशिश करती हूँ कि ज़ूम करके आपको दिखा दूँ, तो ये जो एक आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बाल की तरह के छोटे-छोटे स्ट्रक्चर हैं। तो ये क्या चीज़ है? इसको हम नाम दे रहे हैं कि ये हमारे पास बेसिकली पैरापोडिया है। तो ये यहाँ पे प्रोमिनेंट होता है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है ना मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूँ कि ये नीचे आप लीच का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। अगर हम जो है ना लीच के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो भी मैं आपको समझा दूँ। एक शक्कर इसका यहाँ पे होता है जिससे ये अपने होस्ट की बॉडी के साथ कनेक्टेड होती है, यहीं से ब्लड लेती रहती है। तो अब देखें कि माउथ रीजन कितना इसका स्मॉल सा, और नीचे बॉडी आप देखें कितनी हैवी सी होती है, क्योंकि ये विसरल रीजन है और ये ब्लड से फिल हो जाता है। ठीक है जी। सो होपफुली कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किस हवाले से बात कर रहे हैं। यहाँ से हम थोड़ा-सा ज़ूम करके देख लेते हैं इनके जो है दोनों के माउथ पार्ट्स को। तो ये प्रोस्टोमियम आप देख सकते हैं कि ये दोनों एंड आप देखें कितने पायरेसिंग हैं। ठीक है, कि दोनों एंड्स आप देखें, फोकस करें कितने ज़्यादा पॉइंटेड हैं। ठीक है, और ये साथ में क्या इसको हेल्प करता है सॉइल को डिग करने में, ज़मीन खोदने में। ये प्रोस्टोमियम देखें कि जहाँ पे ये चीज़ें हैं तो सही, लेकिन बहुत माइनर, इवन के पिक्चर में भी यहाँ पे इतनी प्रोमिनेंट नहीं हो रही हैं। सो ये इसमें फ़र्क होता है। ये ऑर्गेनिज़म जो है एम्फीराइट, ये आपके कोर्स में नहीं है, ये जस्ट पिक्चर है, तो इस वजह से हम इसको डिस्कस नहीं करें। आप एग्जांपल के लिए याद रख सकते हैं, मे बी MCQ में पूछ लें। एम्फी ट्राइड जो है तो ये भी इसी में आता है। तो नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं अपना जो है इनका एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन। इनकी जो डाइजेशन है एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू होती है। तो
ट्यूब लाइक है, माउथ है, इनस है और माउथ कवर्ड होता है प्रोस्टोमियम से, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। और रेस्पिरेशन क्या होता है कि ऑर्गन्स कोई भी नहीं है, जनरल सर्फेस ऑफ द बॉडी से होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड होती है और यहाँ पे कैपिलरीज होती हैं तो आसानी से गैसियस एक्सचेंज हो सकता है। ट्रांसपोर्ट के लिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। और फर्स्ट ग्रुप, अच्छा जी यहाँ पे आपने बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे आपका है, ये इनवर्टिब्रेट्स के अंदर एनिलिड्स जो होते हैं ये द वेरी फर्स्ट ग्रुप है दैट कंटेन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी यहाँ पे फ्लूइड डायरेक्टली पूरे टिश्यूज़ के कांटेक्ट में नहीं आएगा, बाकायदा वेसल्स मौजूद हैं और सर्कुलेशन बिल्कुल क्लोज्ड होगी, जैसे हमारी बॉडी में सर्कुलेशन क्लोज होती है, ब्लड हमेशा ब्लड वेसल में ही रहता है, इसको हम नाम देते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। एक्सक्रीशन नेफ्रिडिया के थ्रू होती है, सिलेटेड ऑर्गन्स हैं हर सेगमेंट में, देखिए अब प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट, यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि हर सेगमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि वो अपनी डाइजेशन भी खुद ही कर ले, रिस्पिरेशन भी, ट्रांसपोर्ट भी और एक्सक्रीशन भी। नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है थ्रू आउट द बॉडी। अब ये आप सोच रहे होंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम थ्रू आउट द बॉडी कैसे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नेरीज और अर्थवर्म कंसिडर कर सकते हैं। सो हमने ये कहा है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, लेट्स से कि यहाँ पर जो है वो मौजूद है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहाँ से कॉर्ड्स पूरी बॉडी के अंदर जाएंगी और सेंटर से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगी और पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखेंगी, एक करके रखेंगी। सो दैट्स वाई हमने ऐसा जो है वो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है, नज़र आ रही है आपको, ठीक है जी। इसके अलावा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, लेकिन इससे पहले एक चीज़ जो आपको है, क्लासेस ऑफ एनिलिडा, ऑल दो ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको ये सारा टॉपिक समझने में आसानी होगी अगर आप ये समझ लेते हैं। तो देखिए हमने एनिलिड की बात की है, तो एनिलिड क्या है, एक फाइलम है। जैसे आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पर चले जाएँ, उसको याद करें तो हमने कहा था कि किंगडम होता है, ठीक है, फिर उसके बाद फाइलम होता है, फिर क्लास होता है, फिर उसके बाद फैमिली होती है, फिर जीनस होता है, तो फिर स्पीशी है, ठीक है जी। सो किंगडम एनिमेलिया हम पढ़ रहे हैं और फाइलम एनिलिडा हमने पढ़ा है। यहाँ पे 3 क्लासेस हैं। कौन सी क्लास है, पहली है पोलीकीटा, पोलीकीटा मीन्स मैनी, इनके पैरापोडिया आपने देखे हैं, बिल्कुल धागे धागे की तरह थे, बाल की तरह के पूरी बॉडी के ऊपर थे, उसी वजह से इनको कहते हैं पोलीकीटा। और रिप्रेजेंटेटिव है इनका नेरीज। ये मैक्सिमम स्पीशीज़ मैरीन ही होती हैं, इनमें आज तक कोई भी लैंड या फ्रेश वाटर में रिपोर्ट नहीं हुआ। इसके अलावा ओलिगोकीटा, ओलिगो का मतलब होता है अफ्यू, यानी कि कुछ, इनके अंदर भी पैरापोडिया हैं लेकिन बहुत कम। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर 1000 मौजूद है नेरीज के अंदर तो अर्थवॉर्म में 100 होंगे, इस तरह से, यानी इतना फ़र्क होता है। रिप्रेजेंटेटिव क्या है, अर्थवॉर्म, ये ज़्यादातर लैंड के ऊपर ही रहते हैं। हाइड्रोडिनिया जो है ये हमारे पास क्लास है लीच की। लीच ठीक है कि नुकसान करता है, पैरासाइट है, लेकिन अभी हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी इसकी पढ़ेंगे। यहाँ से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे चले जाते हैं। पोलीकीट्स एडिबल होते हैं फ़िश के लिए, फ़िश के फूड के तौर पे काम करते हैं। अर्थवॉर्म नेचुरल प्लफ के तौर पे काम करता है। प्लफ किसको कहते हैं, प्लफ कहते हैं कि जो वो हल हल लगाना, ज़मीन के अंदर जो हल लगाया जाता है उसको हम प्लफ कहते हैं। वो कैसे, अब देखें, अगर वो सॉइल के अंदर बरोज़ क्रिएट करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सॉइल है और अर्थवॉर्म जो है अगर इसके अंदर जो है वो इस तरह से एंटर होता है, यहाँ से जगह जो है वो क्लियर करेगा, तो क्या होगा कि प्लफ के तौर पे अगर यहाँ से काम करता है वो, तो जहाँ जितनी भी सॉइल होगी सारी उसको ज़मीन को खो देगा, तो अल्टीमेटली सॉइल पोरस करेगा, सॉइल ईज़िली जो है वाटर को और एब्जॉर्ब कर सकती है, उसमें जगह बनेगी, गुंजाइश बनेगी और इसके अलावा उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, साथ ही साथ गैसेस का एक्सचेंज यानी कि अंदर जो ट्रांसपोर्ट है वो आसान हो सकेगी, सॉइल की ओवरऑल फर्टिलिटी बढ़ती है, तो हम इसको नेचुरल प्लफ भी कहते हैं। तीसरी बात, लीच, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ऑल दो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि ये एक्टोपैरासाइट है मैन और कैटल की, और यही चीज़ इसकी मेडिसिनल वैल्यू में भी आ जाती है। कैसे कि जिन लोगों को जोड़ों का दर्द होता है या स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है और मेडिसिन से भी ठीक नहीं होती, यानी ब्लड बाकायदा वहाँ पे जमा हुआ होता है या नुकसान कर रहा होता है, तो उन लोगों को जो है ना लीच, पुराने ज़मानों में ऐसा होता था कि लीच जो है ना उन जगहों पर, यानी उस जोड़ों वाली जगह पर जो है जॉइंट्स पर लीच लगा दी जाती थी, उस वो जगह को पायरिस करती थी और वहाँ से जो जमा हुआ खून है, ठीक है, उस ब्लड को जो है ना वो सक कर लेती थी, तो वो एरिया क्लियर हो जाता था। अब क्लियर हो गया, साफ़ हो गया, तो फिर मेडिकल असिस्टेंस दे के तो उस जगह को ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता था। तो इस तरह से ये ज़्यादा कॉमन जो है मेडिसिनल वैल्यू के हवाले से भी है, यानी ये जो इसका नेगेटिव पॉइंट है ना, इसी का फ़ायदा उठाया जाता है और इसको एज अ क्योर, एज अ ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन आते हैं लीच के टॉपिक एनिलिडा से, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
पहली बात क्या है कि जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालिट्स, जो कि पिछले पेज पर हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिट्स ये रही, ठीक है। और जनरल करेक्टरिस्टिक ऑफ लीच, यानी लीच के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो। लीच के करेक्टरिस्टिक्स मैं आपको कुछ बता देती हूँ कि लीच की जो बॉडी होती है, नंबर वन, इसकी जो बॉडी होती है वो टोटली होती है फ्लैट, ठीक है जी। नंबर टू, इसके अंदर मौजूद होती हैं सक्कर्स। सक्कर्स मैंने आपको दिखा दिया था, सक्कर क्या चीज़ होती है। सक्कर बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे वो अटैचमेंट करता है। और इसके अलावा नंबर थ्री, इसकी जो टंग रीजन होता है, टंग बाकायदा नहीं होती, लुक लाइक टंग होता है, उसके ऊपर जो होती है ना वो मौजूद होती हैं स्पाइंस। यानी आप ये कह सकते हैं कि टंग के ऊपर जो है वो स्पाइंस या कांटे मौजूद होते हैं, जो स्क्रैप करता है। तो इससे क्या होता है कि ये जो है ना ब्लड को वहाँ से रिलीज़ करवा सकता है और सक कर सकता है। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट क्या है कि इसकी जो बॉडी होती है उसमें आपको बाहर से किसी किस्म की कोई जो है ना आपको मतलब सेगमेंटेशन वगैरह नज़र नहीं आएगी। अ, लेकिन इंटरनली बॉडी सेगमेंटेड होती है। और पूरी बॉडी के अंदर मैं आपको बता रही हूँ कि सर से लेकर पैर तक, हेड से टेल तक, पूरी बॉडी के अंदर इंटरनली 33 सेगमेंट्स होती हैं। और हर सेगमेंट को हम नाम देते हैं एनुलस का, ठीक है। एनुलस और मल्टीपल के लिए क्या हो जाएगा, एनुलाई, ठीक है। ये फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट अब क्या होगा, होपफुली कि आपने ये 4 पॉइंट नोट कर लिए होंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। पूरी बॉडी होती है फ्लैट, ठीक है। और माउथ रीजन पर और टेल रीजन पर सक्कर्स होते हैं। माउथ वाले तो इस वजह से क्योंकि उसने अटैचमेंट करनी होती है। टंग के ऊपर स्पाइंस होती हैं, स्पाइंस जो हैं वो स्क्रैप करते हैं बॉडी के टिश्यू को, वहाँ से ब्लड सक करते हैं। पूरी बॉडी बाहर से आपको बिल्कुल फ्लैट और बिल्कुल क्लीन नज़र आती है, कोई सेगमेंट नहीं है। इंटरनली उसके अंदर 33 जो है ना सेगमेंट होते हैं फ्रॉम हेड टू टेल रीजन। और हर एक सेगमेंट को हम एनुलस कहते हैं। मल्टीपल पूरे 33 के लिए आप एनुलाई का वर्ड यूज़ करेंगे। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे क्या बनेगा, फिफ्थ पॉइंट ये बनेगा कि इनके अंदर जो होती हैं ये अगर आप बात करती हैं नंबर 5 पॉइंट की, तो ये कॉपियस अमाउंट ऑफ ब्लड, COPIUS, कॉपियस अमाउंट ऑफ ब्लड जो है ये सक करते हैं। यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ ब्लड जो है ना ये सक कर लेती हैं। और इसके अलावा नंबर 6 पॉइंट क्या है कि ये मूवमेंट करते हैं जो है ना पेरिस्टालसिस से। इनकी जो सॉरी इनकी जो मूवमेंट होती है उसको हम नाम देते हैं जो है पैडल लोकोमोशन। अब वो पैडल लोकोमोशन क्या होती है, लाइक जिस तरह एक चीज़ स्क्वीज़ करती है, इस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल उसने जो है एक सरफेस के साथ अटैचमेंट की माउथ रीजन से, अपनी पूरी बॉडी को आगे की तरफ वो ड्रैग करेगा, पैडल करेगा, ठीक है। ड्रैग करके यहाँ तक पहुँच गए इस पॉइंट तक। अब लीच जो है दोबारा से ऐसे सीधी खड़ी हो जाएगी। ये हम उनकी बात करें जो फ्री लिविंग स्पीशी हैं। फिर अगेन जो है अपनी हेड रीजन को यहाँ पर कनेक्शन करेगी और पूरी बॉडी को यहाँ तक खींच के लेके जाएगी। इसको हम नाम देते हैं पैडल लोकोमोशन का। 6 पॉइंट हो गए ये वाले, ठीक है। फिर उसके बाद 7 पॉइंट में आप इसकी एक्टोपैरासाइट वाली बात लिख सकते हैं। 8 पॉइंट में मेडिसिनल वैल्यू लिख सकते हैं। तो काफ़ी है, इतने पॉइंट आपके काफ़ी हैं 3 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है जी। इसके अलावा बुक को भी रीड आउट कर लीजिएगा, होपफुली कि वहाँ से आपको कोई एक आध पॉइंट और भी मिल जाएगा। सो 7 to 8 पॉइंट्स इनफ हैं एक शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए। इसके अलावा आपने याद रखना है कि ये क्या चीज़ है, यहाँ पे फ्लो शीट की हम बात कर रहे हैं। सो फ्लो शीट जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने में एमसीक्यू के लिए हेल्प आउट करेगा। सो ये आपका यहाँ इस टॉपिक का टास्क था। टोटल आपके क्या टास्क हैं कि आपने फ़्लो शीट तीनों की बनानी है। यहाँ से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है आपको और एक मेरे ख्याल में एक क्वेश्चन जो है वो आपको आता है मोलस्क से, उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का। दैट वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। इन केस बच्चे आपको अगर कोई क्यूरी होती है आप ड्यूरिंग क्लास भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई पॉइंट लगता है कि मिस कर गए हैं तो आप कोशिश करें कि इस लेक्चर को दोबारा सुन लें, स्टार्टिंग से सुन लें और कंप्लीट और केयरफुली सुनें ताकि आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगेन मैं आपको एक चीज़ रिकॉल करवा दूं कि इस चैप्टर को आपने ये नहीं समझना कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए है और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन हैं तो बस हम इसको ऊपर ऊपर से गुजारें। आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि आपके लिए आसानी हो। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गुड लक, टेक केयर।